कराया जाएगा, ठीक है ना। चलिए ओके, स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन से, और क्वेश्चंस हमारे सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ग्रेट क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे जो है कथन और तर्क वाला। पहले अच्छे से हम कथन को पढ़ेंगे फिर तर्क को, ठीक है ना। देखते हैं कौन सा राइट है। शिक्षकों को बच्चों को चर्चा व संवाद करने से बहुत से मौके देने चाहिए। फिर तर्क है कि अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में दूसरों से अंतःक्रिया करना शामिल है। देखो कथन ये कहता है टीचर्स को बच्चों को चर्चा और संवाद करने के बहुत से मौके देने चाहिए। चर्चा और संवाद, मानो कि यहाँ पे क्लास में एक टीचर है जो कि ये कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है कि आप ये बताइए कि जो पेड़ होते हैं वो हमें क्या देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं, जब आपस में संवाद विचार विमर्श करेंगे, आपस में उन्हें अवसर दे रहे हैं, मौके दे रहे हैं, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि पेड़ हमें फल देते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे पेड़ हमें लकड़ी भी देते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। समझ रहे हैं ना आप। इसलिए सबका आंसर क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। इसलिए कह रहे हैं कि बच्चों को संवाद करने और बहुत अधिक मौके देने चाहिए और चर्चाएं भी करनी चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में दूसरों से अंतःक्रिया करना शामिल है। बिल्कुल सही बात है, दूसरों से अंतःक्रिया करना क्या होता है, शामिल होता है। यही जैसे 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे जिसको एक बच्चा यहाँ पे राम है जिसे मैथ्स बहुत अच्छा आता है, श्याम है जिसे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, सीता है जिसे हिंदी बहुत अच्छी आती है। ऐसे ही तीनों बच्चे आपस में एक दूसरे को अपना सब्जेक्ट अच्छे से समझा भी सकते हैं और अच्छे से अंतःक्रिया भी कर सकते हैं। तो दोनों ही करेक्ट होंगे। अब दोनों करेक्ट हैं, सो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है। देखो जो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है उसमें क्या शामिल है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण किसे कहते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षार्थी का मतलब होता है कि बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रोवाइड कराना, यानी कि बच्चा सेंटर में होगा, उसी के आधार पर टीचर इर्द गिर्द यहाँ पर होकर के उसे जो है शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि कैसी और किस तरह की, आप ये बताइए क्वेश्चन आपको सही से दिख रहा है ना, ठीक है, कि भैया कैसे किस प्रकार किस माध्यम से आपको यहाँ पे शिक्षा प्रोवाइड करानी है, सभी बच्चों की व्यक्ति भिन्नता को देखते हुए है। वे विद्या जहाँ सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं, या फिर शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों के द्वारा निष्कर्ष निकाला। फिर पारंपरिक व्याख्या तो गलत होगी यहाँ पे, वे तरीके जिन्हें पाठ्य पुस्तक सीखने का केंद्र होते हैं नो तो हमें बताना है। तो वे विद्या जहाँ सीखने की शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। अगर यहाँ पर हम बाल केंद्रित दृष्टिकोण में चर्चा कर रहे हैं उसमें क्या शामिल होना चाहिए, तो देखो जहाँ पर आप डिफरेंट विधियाँ और डिफरेंट बच्चे हैं आपस में सीखेंगे, विचार विमर्श करेंगे और स्वयं की पहल यहाँ पर खुद प्रयास करके चीज़ों को जब वो सीखेंगे ऑब्वियसली उन्हें चीज़ें कंप्लीटली याद होगी और वो सीख भी पाएंगे और वो करेंगे भी और उन्हें काफ़ी बेस्ट भी यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है शिक्षकों को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम, तो शिक्षकों को किस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम कैसा होना चाहिए। एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है, या फिर कहे एक सक्रिय प्रक्रिया है परंतु उसका सामाजिक संदर्भ नहीं होता है। एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है, या फिर एक निष्क्रिय प्रक्रिया है परंतु उसका सामाजिक संदर्भ नहीं होता है। तो शिक्षकों को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम, देखो जो लर्निंग है, कह रहे हैं कि जो लर्निंग है आप किस माध्यम से कैसे जो है सीखते हैं, किसका ये एक पहलू माना जाता है। पहले तो मैं बता दूं सीटेट का जो निगेटिव, अगर आप सीटेट में निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स के थ्रू यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल 100% आपके बहुत कम गलत होंगे। देखो एक सक्रिय प्रक्रिया है परंतु उसका सामाजिक संदर्भ नहीं है, नहीं सामाजिक संदर्भ क्यों नहीं है, बिल्कुल बच्चा कुछ भी सीखे वो उसके समाज से जुड़ा हुआ है, सही बात है। एक निष्क्रिय, यहाँ पे निष्क्रिय प्रक्रिया कह रहे हैं लेकिन सामाजिक संदर्भ एक गलत हुआ। यहाँ पर कह रहे हैं निष्क्रिय प्रक्रिया तो है लेकिन सामाजिक संदर्भ भी नहीं है, ये भी गलत हुआ। सबसे बेस्ट क्या होगा, एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका एक क्या होता है, सामाजिक संदर्भ होता है। तो शिक्षकों को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम हम कैसे सीखते हैं, हम अपने समाज में, अपने जो है विद्यालय में, घर परिवार में, हर जगह हम जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप अपने घर पर हैं तो आपके घर पर जो है किस तरह के जो है फ्रूट्स खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं,
ओके, तो आप उन्हें देखते हैं, पूछते हैं अपने पेरेंट्स से ये कैसे फ्रूट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। और अब जब आप विद्यालय होते हैं तो आप अलग अलग डिफरेंट चीज़ें पूछते हैं, वर्षा क्यों होती है, बादल कैसे बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ओके, चलो, बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्या क्रम होना चाहिए? ज्ञात से ज्ञात, उच्च क्रम से निम्न क्रम, अमूर्त से मूर्त, फिर सरल से जटिल की ओर। तो बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्या क्रम होना चाहिए? सो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्या क्रम? देखो, ज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं, उच्च क्रम से निम्न की ओर चलेंगे आप बच्चों को लेके। अमूर्त से मूर्त की थोड़ा और जो है थोड़ा ही ना चलेंगे, बल्कि सरल से जटिल की ओर। आप भी बताइए, अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं, ज्ञात से ज्ञात की ओर। यानी पहले हम बच्चे को नॉर्मली चीज़ें सिखाएंगे। जैसा हम मैथ्स में अगर बात करें, सबसे पहले तो हम उसे काउंटिंग सिखाएंगे 1 2 3 4, ठीक है ना। फिर हम उसे ओनली बहुत ही सिंपली कि 2 + 2 कितना होता है, ऐसे क्वेश्चंस सिखाएंगे कि 4 होता है, ठीक है ना। एकदम उसे यहाँ पर हम डिवाइड वाले या फिर काफ़ी हार्ड वाले सम्स नहीं सिखाएंगे। तो ज्ञात से फिर अज्ञात, फिर हम धीरे धीरे जाएंगे अपने हाई लेवल की तरफ। कह रहे हैं यहाँ पे उच्च क्रम से नहीं, बल्कि निम्न क्रम से होकर और फिर उच्च क्रम में जाना चाहिए। अमूर्त नहीं, कि कह रहे हैं कि पहले बिना देखी हुई चीज़ें बच्चों को समझ आनी चाहिए, बाद में देख करके। ये चीज़ भी गलत हुई। पहले तो बच्चा चीज़ों को देख कर ही सीखेगा। अब जैसा हमने A फॉर एप्पल पढ़ाया है, एप्पल बच्चा अपने घर पे भी खाएगा तो घर पे भी वो उस चीज़ को देखेगा, मूर्त यहाँ पे। ओके, उस चीज़ को वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, माइंड में कंक्रीट करेगा, और फिर वो धीरे धीरे उसकी इमेज, उसकी अमूर्त की साइड भी ढलनी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बेस्ट क्या होगा? सरल से जटिल की ओर। बच्चा कैसे सीखता है और कैसे सीखना चाहिए? सरल से जटिल की ओर। पहले जो है यहाँ पे टीचर्स छोटे छोटे सम्स, बिल्कुल जैसे 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, बहुत छोटे छोटे सम्स यहाँ पे सॉल्व कराएगा, और धीरे धीरे बाद में मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड, इन सब के सम्स कराएंगे, ठीक है, जो हार्ड वाले हैं। नेक्स्ट है समकालीन शिक्षा की नीतियाँ। जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना होना चाहिए स्मरण आधारित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, अनुभवनात्मक, परीक्षा उन्मुख। समकालीन शिक्षा की नीतियाँ, जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना कैसा होना चाहिए? स्मरण, क्या रट्टाफिकेशन होना चाहिए सीखना? क्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित होना चाहिए? क्या परीक्षा उन्मुख होना चाहिए कि बस एक साल में एक वर्ष में बस यहाँ पे परीक्षा होगी तो तभी यहाँ पर जो है बच्चे को हम सारी चीज़ें समझाएंगे? सिर्फ और सिर्फ पाठ्यपुस्तक बेसिक होनी चाहिए कि बस मुझे हिंदी का यहाँ पे अपना पूरा विषय फिनिश करना है, बाकी बच्चे समझे ना समझे, या फिर जो बुक में लिखा हुआ है कह दो बच्चों की कि इसको बस आप रट लो, ठीक है? नहीं, बल्कि क्या, आपके एक्सपीरियंस से जुड़ा होना चाहिए। सीखना आपके अनुभव से रिलेटेड होना चाहिए। आप क्या सीख रहे हैं उसका रट्टा नहीं मारना है। मानो आप यहाँ पे प्लस का सवाल जो है कर रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि 4 और 6 आपको प्लस करना है, तो आपको बताए गए हैं 10 कैसे कैसे आया, 4 और 6 को कैसे प्लस करोगे आप, ठीक है, इस माध्यम से। और अगर आप कह दो कि 4 और 6 को रट लीजिए, 10 होते हैं, तो आप यहाँ पे जो भी प्लस के सम्स दोगे बच्चा उसे रट लेगा कि हाँ बस 10 ही आएगा, 10 ही आएगा, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। इसलिए वो हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड होना चाहिए। हमें उसे स्टेप बाय स्टेप करा के दिखाना है कैसे और किस माध्यम से सारी चीज़ें यहाँ पर राइट हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है? अनुरूपी सोच है, प्रक्रियात्मक स्थिरता है, अभिसारी सोच है और कलन विधि है। तो समस्या समाधान रणनीति कौन सी है यहाँ पर, ये बताना है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, आंसर हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, फर्स्ट और 4 यहाँ पे, यानी कि अनुरूपी सोच और कलन विधि। देखो, स्थिरता का मतलब होता है ओनली एक ही बेस से आप चीज़ों को कनेक्टेड करना। यानी कि अगर आपको कोई समस्या हो रही है और आप उस समस्या का निदान केवल और केवल समाधान उसका एक ही सोच से कर रहे हैं, और जबकि उस सोच से उसका कोई हल भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप एक ही सोच पर अटके हुए हैं, स्थिर है आप, ओके, आपकी एक्टिविटीज स्थिर है। और अभी सारी सोच यूँ तो वैसे भी हमारे लिए क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स है। अभी सारी सोच में जैसे मैंने पूछा कि बताना है प्रेजेंट टाइम में जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपको पता है नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसका भी एक आंसर है ओनली फिक्स यहाँ पे। और इसलिए अनुरूपी सोच जिसमें डिफरेंट हम एनालॉजिकल चीज़ें सीख सकते हैं, और इसमें हम एल्गोरिदम चीज़ें, कलन विधि, ठीक है, वो ट्राई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 1 और 4 ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, कक्षा में मौलिक रूप से खोज एवं चिंतन को बढ़ावा देना बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ताओं बनने के लिए प्रेरित करता है।
सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं के लिए निर्माण में अवरोध पैदा करता है, अर्थपूर्ण अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, या फिर समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने से ध्यान हटाता है। तो देखो, कक्षा में मौलिक रूप से खोज और चिंतन को बढ़ावा देना ये किस सोच से डिपेंडेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा में मौलिक रूप से खोज और चिंतन, बच्चा जब तक खुद स्वयं खोजबीन करके नहीं सीखेगा, चिंतन नहीं करेगा, तर्क जो है वितर्क नहीं करेगा, तो कैसे चीज़ें कंप्लीटली सीख पाएगा। कह रहे हैं कि अगर बच्चा समाज रचनात्मक कक्षाओं के निर्माण के थ्रू सीखता है तो अवरोध पैदा होगा, अर्थपूर्ण अधिगम पर डिपेंड होकर सीखता है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और अगर समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा तो ध्यान हटाता है। तो ये तो सारे ही हमारे क्या हुए यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड्स। जबकि फर्स्ट ऑप्शन राइट है कि बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रेरित, खुद आप उसे मोटिवेट, जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि बेटा जो है आपने ये कार्य किया है बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक्स है, कल आप बहुत अच्छे से करके आएंगे, इसको अच्छी रेडी करके लेके आना है, सारी चीज़ें कल आप बहुत ही बेस्ट करेंगे। ओके, फिर हम उसे इस तरीके से शाबाशी देंगे, उसे अच्छे अच्छे यहाँ पे वर्ड्स कहेंगे उसके बारे में, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसे बहुत अच्छा फील होगा और वो पढ़ने के लिए काफ़ी यहाँ पर एक्टिव भी होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की क्या विशेषता है, ये बताना है। विफलता का कम डर और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण है। विफलता का कम डर और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण है। विफलता का उच्च भय और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण है। विफलता का उच्च भय और क्षमता का स्थिर क्या है भैया, दृष्टिकोण है। यहाँ पे महारत उन्मुख शिक्षार्थी की क्या विशेषता है, महारत उन्मुख यहाँ पे, ठीक है ना, इसको बताना है। तो बेस्ट हमारा आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। विफलता का कम डर और क्षमता का वार्षिक, विफलता का कम डर और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण, विफलता का उच्च भय या फिर उच्च भय और क्षमता का स्थिर। सो बेस्ट होगा विफलता का कम डर और क्षमता का स्थिर क्या दृष्टिकोण। महारत जो उन्मुख है हम उस कैटेगरी में रखते हैं जिस कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, थोड़ी धीमी गति से या फिर थोड़ा फास्ट सीखने में काफ़ी जो कहते हैं ना महारत उन्मुख बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्क्रीन पर हमारे क्वेश्चन। शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से विप्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, पुरस्कार देकर, सजा देकर, निष्क्रिय अनुकरण को प्रोत्साहित करके, सीखने की खुशी पैदा करके। तो शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखो जो मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक बाहरी अभिप्रेरणा, एक आंतरिक अभिप्रेरणा। यहाँ पे टीचर्स बच्चों को आंतरिक अभिप्रेरणा के रूप में कैसे, तो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है जब हम खुद, आंतरिक अभिप्रेरणा में हमें कोई और दूसरा बंदा फोर्स नहीं करेंगे, ओनली हमारा मन, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, हमारा जो हृदय है, जब हम खुद एक्टिव होंगे, खुद चिंतन करेंगे, तर्क वितर्क खुद करेंगे, तो तब हम खुद मोटिवेट होंगे। और जब हमें बाहरी चीज़ें मोटिवेट करेगी, हाँ भैया कि आपको पता है कॉलेज में और स्कूल में क्या हो रहा है, विद्यालय में वहाँ पे ना प्रतियोगिता हो रही है और जो भी उस प्रतियोगिता में फर्स्ट आएगा उसको पुरस्कार भी मिलेगा, उसको पैसे मिलेंगे 10,000 रुपये नगद, इस तरह से। तो आपका मोटिव है वो पैसा, आपका मोटिव है वो पुरस्कार। ओके तो देखो आंतरिक पुरस्कार देना नहीं, सजा देकर नहीं, निष्क्रिय अनुकरण को प्रोत्साहित करके नहीं, बल्कि सीखने की खुशी पैदा करके। तो आंतरिक रूप से बच्चा तभी बेहतर तरीके से सीख पाएगा जब वो खुद सीखने की खुशी पैदा करेगा अपने अंदर। जब तक कहते हैं ना तत्परता का सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब जी, तो भैया जब तक आप खुद यहाँ पर तत्पर होकर चीज़ें नहीं सीखोगे तो कोई भी आपको नहीं सिखा सकता। ये बातें रियल है। ओके नेक्स्ट है शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत करना चाहिए कि क्षमताएं नियंत्रित है, निश्चित है, वृद्धिशील है, पूरी तरह से बाहरी कारकों पर डिपेंड है। तो शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता क्या है, बताना है। देखो अनियंत्रित नहीं है, फिक्स भी नहीं है, पूरी तरह से बाहरी कारकों पर डिपेंड नहीं है। शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता जो हमारी कैपेसिटी है वो क्या है, वो एक वृद्धिशील है,
क्या है, वृद्धिशील है। कैपेसिटी जो हमारी क्षमता है, देखो अगर हम मानो एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं जहाँ पे निगेटिविटी चीज़ें बहुत ज़्यादा फॉलो की जा रही है, तो देन हम अगर बात करें तो वो चीज़ें हमारे माइंड पर काफ़ी इफेक्ट डालेंगी। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर हम हैं कि बहुत पॉजिटिव बंदे हैं और बहुत ही बेस्ट जो है अच्छी यहाँ पे सारी चीज़ें वो बता रहे हैं, ओके कर रहे हैं, तो हम उसी तरह से यहाँ पे ढलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वृद्धिशील क्षमता शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास है। अगर देखो टीचर्स है, बच्चे को अगर यहाँ पर धमकाएगा, सज़ा देगा, दंड देगा या फिर अच्छे से बात नहीं करेगा, तो बच्चे का जो उस टीचर्स के प्रति जो एक प्यार है, दुलार है, जो भी है वो ऐसा ही बन जाएगा। तो यही चीज़